हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पुराने जो CSIR नेट का जो पैटर्न रहा है उसके बेसिस पे हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से जो पुराने पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिन कॉन्सेप्ट से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्योंकि ये सीरीज में चलने वाली वीडियो रहेगी तो इसमें आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी। एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना इजी भी नहीं होता है, तो इसलिए आने वाले टाइम पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे इसी सीरीज में। आज हम यूनिट वाइज नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हैं तो वहां पर किसी एक यूनिट से क्वेश्चन नहीं आता है। वहां पे पूरी आपको 13 की 13 यूनिट से सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हर एक यूनिट से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हर जो पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे ये हम एनालाइज करेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सो अभी जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी लेंगे, कुछ सेक्शंस बायोकेमिस्ट्री के भी लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको इकोलॉजी के भी मिलेंगे। तो हर यूनिट से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है कि सिर्फ मैं आज मॉल बायो पढ़ा तो सिर्फ मॉल बायो के क्वेश्चंस करूंगा। आपने बिल्कुल भी अगर अच्छे तरीके से चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, कोई भी यूनिट आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस आपको हर यूनिट से प्रैक्टिस करने के लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी ऐसे ही होता है। वहां पे आपको सारे 13 की 13 यूनिट पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर यूनिट में, जैसा कि CSIR के एग्जामिनेशन में पता है हमें कि हर यूनिट से आपको अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं इन पार्ट सी, और पार्ट बी में भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर यूनिट से। तो आपको मतलब इस तरीके से तैयारी करनी है कि आगे जो दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो पाए। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करने के लिए सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस सेशन से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं वो भी पर्टिकुलरली आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रही बात, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर CSIR नेट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की जहां तक बात है अभी कोई कंफर्म नहीं है। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही आ जाना चाहिए, और अभी जो पुराने पैटर्न रहे हुए हैं कि आपका एग्जामिनेशन के लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसी पैटर्न पर अगर हम देखें तो 6 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और आज 11 जुलाई हो चुकी है। तो लगभग 1 महीने का टाइम बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा ही हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपका एग्जाम जो रिजल्ट है 2022 दिसंबर और जून वाला जो अभी एग्जामिनेशन हुआ उसका आने की, और उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब आना होगा वो CSIR नेट अपना जो NTA है वो कभी भी रिलीज कर सकता है, और वो उनकी जिम्मेदारी हो कि उनको रिजल्ट कब तक रिलीज करना। तो उसके बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि अभी हम जब मान लीजिए उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए अपना। देखिए, क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर जो ये बीच का जो टाइम है ये काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर रिजल्ट के चक्कर में आंसर की तो चलिए आ चुकी है, अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो वही सब सोचने में टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसको सोचने के बजाय अपने आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी जो है उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। और रही बात रिजल्ट की, तो वो एक्सपेक्टेड है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका विद इन 1 वीक आ जाना चाहिए, और उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए अब जो मेन टॉपिक है आगे आने वाले एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है
उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये मेरी एनालिसिस है कि आपको कौन से टॉप 30 मोस्ट टॉपिक्स हैं जो कि आपके CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी के लिए ये टॉपिक्स कवर कर पाना मतलब इजी होगा, किसी के लिए टफ होंगे ये टॉपिक्स, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी इसके अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर मैंने आपको टॉप 30 मोस्ट टॉपिक्स की लिस्ट ऑलरेडी दे दी है। आप इन पे सबसे पहले फोकस करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यही टॉपिक से आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो दिसंबर 2022 का पेपर हो, चाहे जून 2023 का पेपर हो जो अभी ये हुआ है, इसके पहले आपका जो दिसंबर 2021 का हो, जून 2022 का हो। हर पेपर में आपको, या सितंबर वाला जो पेपर हुआ था, हर पेपर में आपको इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो ये बायोकेमिस्ट्री का अगर आप ले लें तो कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंजाइम काइनेटिक्स, इस तरीके से बहुत ढेरों सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम 30 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको सबसे पहले ही कंप्लीट कर लेना है। रही बात जो बचे हुए टॉपिक्स हैं या फिर जो बाकी की यूनिट्स में आपका, जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से हैं, कुछ टॉपिक्स आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हैं, कुछ टॉपिक्स आपके प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, कुछ एनिमल फिजियोलॉजी के हैं। तो हर एक यूनिट से आपको यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, और इन टॉपिक से क्वेश्चन तो आपको देखने को हर साल मिल जाते हैं। हर अटेम्प्ट में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। रही बात जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनको आप अपना जो बाकी का टाइम है, मतलब अब पहले आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, ये टॉपिक्स को कंप्लीट करने में मुश्किल से 1 से 1.5 महीना लगना चाहिए। ज्यादा टॉपिक्स हैं भी नहीं, यहाँ पर आपके 30 टॉपिक्स मैंने लिए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप फर्स्ट 1 to 1.5 मंथ में आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हो जाता है, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 5 महीने से ज्यादा का टाइम है अभी आपके पास एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने में। तो अभी आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप हर चीजों को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो लोग पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट जिन्होंने दिया है, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, तो उनके लिए इन टॉपिक्स को कवर ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा इन लोगों ने। तो ऐसे टॉपिक्स को अगर जिन लोगों ने कवर कर लिया है, या कुछ टॉपिक्स इसमें मिसिंग भी हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जो टॉपिक आपके बचे हुए उनको जल्दी से पहले, मतलब शुरू के टाइम में इसको कंप्लीट कर लीजिए, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, या फिर जो फ्रेश टॉपिक्स, आपको नए टॉपिक शुरू करना है कि चलिए पिछले वाले अटेम्प्ट में जैसे कुछ 1-2 टॉपिक आपके छूट गए थे, एक यूनिटी पूरी छूट गई थी, तो अब उसको कवर करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए, और आगे आने वाले एग्जामिनेशन पे हम फोकस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो कुछ रही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। अब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताना है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ करके बताना है कि रेप्लिसोम से, जो बैक्टीरियल रेप्लिसोम होता है, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में या प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में आपका जो रेप्लिसोम की यूनिट होती है, जिसके मदद से आपका रेप्लिकेशन कंडक्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है बेसिकली, तो उसमें यहाँ पर जो दिए हुए स्टेटमेंट, उनमें से रेप्लिसोम से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है, वो कौन सा गलत स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। The rate of forward movement of DNA B helicase along the template DNA increases. आपको ये पहले स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि the rate of forward movement of DNA B helicase. DNA B helicase एक एंजाइम है जिसके मदद से आपका जो DNA रेप्लिकेशन के दौरान, जब आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको
प्राइमर के साथ अटैच करने का काम करता है ये एंजाइम। तो इसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, इसका जो रेट है, ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है क्या, रेट आपका इंक्रीज होता है क्या, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा पूछ रहा है कि 10 फोल्ड व्हेन द डीएनए बी and DNA polymerase 3 interact, thus ensuring that the helicase does not move ahead rapidly without the polymerase। आपको यहाँ पर बताना है कि जो डीएनए बी हेलिकेज पॉलीमरेज आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जो रेप्लिकेशन की जो रेट होती है वो 10 फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जो कि इंक्रीज करता है आपका डीएनए हेलिकेज की मूवमेंट को अफेक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा रैपिडली विदाउट द पॉलीमरेज, है ना। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ट्रांजिएंट इंटरेक्शन ऑफ द प्राइमेज विद द हेलिकेज अलाउज एक्टिवेशन ऑफ प्राइमेज एक्टिविटी बाय 1000 फोल्ड प्रोमोटिंग आरएनए प्राइमर सिंथेसिस। तो ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि देखिए जब भी प्राइमेज एंजाइम के साथ हेलिकेज एंजाइम अटैच होता है तो वो डीएनए की जो रेप्लिकेशन की जो सिंथेसिस की जो स्पीड होती है उसको वो 1000 फोल्ड इंक्रीज कर देता है। यानी कि आरएनए के साथ जो प्राइमर अटैच होता है उसकी रेप्लिकेशन, क्योंकि प्राइमर से ही आरएनए अटैच होगा तब जाकर के नया डीएनए का जो रेप्लिकेशन की जो डीएनए जो स्ट्रैंड होगा उसका सिंथेसिस होगी। तो अगर हेलिकेज एंजाइम उसके साथ अटैच हो जाता है तो 1000 फोल्ड आपकी जो आरएनए प्राइमर सिंथेसिस की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा 1000 फोल्ड टाइम्स। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट हो गया आपका। रही बात फोर्थ स्टेटमेंट आपका, द लेंथ ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज टिपिकली रिस्ट्रिक्टेड विथ 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट की लेंथ होती है वो क्या 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक ही आपका जो होती है वो लेंथ आपकी क्या रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 30 kb के आसपास होता है, तो उसमें 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स आराम से आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। रही बात लास्ट स्टेटमेंट आपका, जो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट है कि इकोलाई ओआरआईसी ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन वाली सीरीज है वो आपकी रिपीटेड यूनिट को कैरीज करती है फॉर द 2 सीक्वेंस मोटिव्स रिपीट ऑफ अ नाइनमर दैट कलेक्टिवली फॉर्म द साइट एट विच द ओरिजिन फर्स्ट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका ई कोलाई का ओरिजिन वाला जो स्टेटमेंट है जहां से आपकी रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, या आपका रेप्लिकेशन जो फॉर्क है उसका बनने का ओरिजिनेशन साइट जो होती है वो आपकी 2 सीक्वेंस मोटिव की अलग अलग यानी कि 9मर और 13मर यूनिट को एक ही साथ रिपीट में कैरी करता है, और फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड पहले वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएगा, फिर उसके बाद 13मर यूनिट की मदद से प्रोटीन बाइंड होती है। तो ये स्टेटमेंट कुछ गलत सा लग रहा है, क्योंकि देखिए एक साथ दोनों यूनिट्स आपकी अटैच नहीं होती हैं। पहले आपकी 13मर यूनिट जो कि डीएनए एंजाइम के साथ इनिशिएट करती है प्रोटीन बाइंडिंग को, फिर उसके बाद ही आपकी एमआरएनए सीक्वेंस को बाइंड करने के लिए जो आपका 9मर यूनिट होता है वो आपकी रेप्लिकेशन साइट पे आकर के बाइंड होती है, और फिर उसके बाद आपका सीक्वेंस मोटिव डिवाइड होता है, और यानी कि बाई डायरेक्शनल जो मूवमेंट होता है वो आपका वहां से स्टार्ट होता है। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड आपके दोनों सेपरेट वहां पर होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत लग रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये बेसिकली रेप्लिकेशन से रिलेटेड था, और ये रेप्लिकेशन को मैंने आपके उस 30 टॉपिक्स की लिस्ट में भी इंक्लूड किया हुआ है। तो रेप्लिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट में, तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। उससे आपको मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो पार्ट बी में और मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चन तो पार्ट सी में कभी ना कभी देखने को मिल ही जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जेनेटिक्स से है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपकी पेडिग्री से क्वेश्चन आया हुआ है।
गिवन बिलो इज अ पेडिग्री इंडिकेटिंग अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आपको यहाँ पर इस पेडिग्री में किस तरीके का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो शो हो रहा है वो आपको बताना है। Which of the following option correctly describe the pattern of inheritance shown in the above pedigree? ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है इस पेडिग्री के थ्रू। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें जो पेरेंट ओरिजिन है यानी कि पेरेंट जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें आपको किसी भी तरीके का अफेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी डिजीज पेरेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जो चिल्ड्रन है या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आपको डिजीज देखने को मिल रही है। और अगर आपने जो पैटर्नल इनहेरिटेंस को पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पता होगा कि एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट नाम की कोई भी चीज, डोमिनेंट डिजीज तो हो ही नहीं सकती। डोमिनेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का जो इनहेरिटेंस है। तो डोमिनेंट वाला ऑप्शन अगर जिसमें भी आपको देखने को मिले तो वो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कंडीशन तभी होती है किसी भी जेनेटिक डिजीज में जब उसमें पेरेंट और जो नेक्स्ट जनरेशन उन दोनों में ही डिजीज देखने को मिले। यानी कि अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर अफेक्टेड होगी ही, और अगर मदर अफेक्टेड है तो सन को अफेक्टेड होना होगा। लेकिन यहाँ पर ना फादर अफेक्टेड है ना मदर अफेक्टेड है, लेकिन चिल्ड्रन दोनों ही अफेक्टेड है। तो इसमें डोमिनेंट का केस तो वैसे भी नहीं देखने को मिलेगा। रही बात अगर ऐसे अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंस। बचा अब ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव। क्या आप मुझे ये देख करके बता पाएंगे कि इसमें किसी भी तरीके का एक्स लिंक इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि ना तो मदर टू सन इसमें आ रहा है और ना ही आपको यहाँ पर फादर टू डॉटर यहाँ पर कोई भी डिजीज जीन जो है वो आगे ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो काम करता है, और यहाँ पर जेनेटिक डिजीज का मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो एक्स लिंक रिसेसिव तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बस आपको समझने की कोशिश होती है कि किस तरीके से, बस आपको पेडिग्री देख करके बहुत लोगों को समझ में आ जाता है कि कितना उसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा पेडिग्री था, इसमें तो ना ही कोई मदर टू सन जा रहा है ना ही फादर टू डॉटर जा रहा है। तो एक्स लिंक वाला तो कोई भी केस यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं सकता। डोमिनेंट केस तो वैसे भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव ही बचता है हमारे लिए, जो कि करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेथड्स इन बायोलॉजी की जो यूनिट 13 है उससे आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपने 2023 का जो पेपर देखा होगा जून का, उसमें मेथड्स इन बायोलॉजी के जो यूनिट है वहां से आपको मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए थे, पार्ट सी और बी दोनों मिला करके। तो मेथड्स इन बायोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा कि आप स्टार्टिंग ही इस यूनिट से करिए, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल होती है और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर रहती हैं। लेकिन ये क्योंकि टेक्निक्स वाली यूनिट है तो इसमें आपको ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया एक बार तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मेथड्स इन बायोलॉजी की ही जो यूनिट है, यूनिट नंबर 13, वहां से आया हुआ है। इफ यू वांट टू सिलेक्टिवली किल द न्यूली डिवाइडिंग मैमेलियन सेल्स इन अ सेल कल्चर एसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू विल यूज। आपको यहाँ पर 4 मेथड्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको बताना है कि सेल कल्चर एसे के दौरान जब आप डिवाइडिंग मैमेलियन सेल को सिलेक्टिवली किल करना चाहते हैं तो उस समय आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा और कौन सा सबसे इफेक्टिव मेथड होगा यूज करने के लिए। एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन एट 250 नैनोमीटर, क्या आप यूवी रेडिएशन में उसको एक्सपोज कर सकते हैं जो कि जिसकी वेवलेंथ अराउंड 250 नैनोमीटर के आसपास हो। ट्रीटमेंट विद द 5 इथाइनाइल 2 प्राइम डीऑक्सीयूरिडीन EDU फॉलोड बाय द डीऑक्सीरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड ट्रीटमेंट। आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप या तो यूवी रेडिएशन से 250 नैनोमीटर पर ट्रीट कर सकते हैं या फिर 5 इथाइनाइल 2 प्राइम डीऑक्सीयूरिडीन
और डीऑक्सीरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा 5 ब्रोमो 2 प्राइम डीऑक्सीयूरिडीन BRDU फॉलोड बाय द UVA एक्सपोजर। UVA की सिर्फ ए वाली जो UV की जो ए वाली वेवलेंथ है उससे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटिएटेड थाइमिडीन ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द विंड ब्लास्टिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर विंड ब्लास्टिंग के साथ ट्रीटिएटेड थाइमिडीन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं फॉर सेलेक्टिवली किल द न्यूली डिवाइडिंग मैमेलियन सेल्स। तो जैसा कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें मतलब बेसिक अगर जो आपकी कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें तो यूवी रेडिएशन जो होता है वो सेलेक्टिवली किल करने के लिए नहीं होता है। यूवी रेडिएशन के अंदर आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो भी उससे इंटरेक्ट करेंगे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो नॉर्मल सेल हो या सेलेक्टिव सेल्स हो, वो सभी अफेक्ट हो जाती है यूवी रेडिएशन में आने पे। तो यूवी रेडिएशन तो यहाँ पर गलत ऑप्शन हो सकता है। रही बात 5-एथाइनाइल डीऑक्सीयूरिडीन EDU विच इज फॉलोड बाय द डीऑक्सीरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड ट्रीटमेंट, ये भी मुझे कहीं से मतलब सही नहीं लग रहा, तो ये स्टेटमेंट आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ट्रीटमेंट विद 5 ब्रोमो 2 प्राइम डीऑक्सीयूरिडीन BRD, देखिए यहाँ पर यूवी एक्सपोजर भी लिया जा रहा है और साथ में 5 ब्रोमो 2 प्राइम डीऑक्सीयूरिडीन, तो ये सही हो सकता है क्योंकि एक तो UVA का जो एक्सपोजर है उसके मदद से आप पहले तो मतलब 5 ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन BRDO की मदद से कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद उनको किल करने के लिए आप UVA का एक्सपोजर दे सकते हैं क्योंकि UVA माना जाता है कि जो सेल्स है उनको इजीली किल कर सकती है बहुत ही कम समय में। तो जो भी अफेक्टेड सेल है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ BRDO, उसको आप UVA के एक्सपोजर से जब ट्रीट करेंगे तब वो इजीली किल हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है। इसके अलावा ट्रीटिएटेड थाइमिडीन ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द विंड ब्लास्टिंग ट्रीटमेंट, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका C ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी भी तरीके से जो यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं इनमें अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK एंजाइम को अगर हम म्यूटेट कर देते हैं तो वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन को अफेक्ट करेगा और वहां पर एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लॉस हो जाएगा बाय द ATP। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसका हम मतलब PFK का म्यूटेशन किस तरीके से करें कि जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ATP का वो लॉस हो जाए, तो ये आपको बताना है। डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ PFK, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ PFK, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ADP जनरेटेड बाय PFK, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ATP जनरेटेड बाय PFK। तो PFK का जो एक्टिविटी है वो अगर डिक्रीज कर दी जाए तो क्या वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इंक्रीज इन द एक्टिविटी, इंक्रीज अगर कर देंगे तो PFK से तो वहां पर अफेक्ट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। इनफैक्ट जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है वो और ज्यादा बढ़ भी सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाएगा। अगर एक्टिविटी PFK की इंक्रीज कर दी जाए तो PFK का आपने जैसे फंक्शन देखा होगा क्रेब्स साइकिल में, तो वहां पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो रोल होता है वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन ATP की जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो अगर PFK की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे तो जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ATP का वो डिक्रीज हो जाएगा। इवन अगर ज्यादा मात्रा में अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को यूज किया जाए तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन को वो लॉस भी हो सकता है वहां पर ATP की मदद से। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ PFK इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं और इन चारों ऑप्शन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ट्रांजिएंट राइज इन द कैल्शियम आयन इज नेसेसरी फॉर द एग एक्टिवेशन टू मैमल्स।
कैल्शियम आयन की ट्रांजिएंट इंक्रीज की मदद से एग एक्टिवेशन हो सकता है मैमल्स के अंदर। ये तो सही लग रहा है स्टेटमेंट। अभी फिलहाल बाकी के 3 स्टेटमेंट एक बार पहले देख लेते हैं। स्पर्म इंड्यूसेस एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम आयन। ये थोड़ा सा मतलब गलत एक स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि स्पर्म के इंडक्शन में कैल्शियम आयन का कोई रोल ही नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी चलिए एक बार दो जो बचे बाकी ऑप्शंस उनको भी देख लेते हैं। इन मेनी ऑर्गेनिजम्स एग्स सेक्रेट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट स्पर्म। तो ये बात तो सही है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एग्स कुछ डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को सेक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म की एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं और स्पर्म को अट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे सही लग रहे हैं। Capacitated mammalian sperm can penetrate the cumulus and bind the zona pellucida. तो मैमेलियन स्पर्म अगर कैपेसिटेटेड हो जाता है तो वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है क्यूमुलस लेयर को एग की, और वो जाकर के जोना पेलुसिडा लेयर से इजीली बाइंड हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही है। बचा आपका स्पर्म एक्टिवेशन, स्पर्म इंडक्शन की मदद से जो एग एक्टिवेशन होता है उसमें कैल्शियम आयन का कोई रोल नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही गलत है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्पर्म इंडक्शन है वो उसमें डेफिनेटली कैल्शियम आयन का एक रोल होता है। और कैल्शियम आयन तो बेसिकली जो स्पर्म एक्टिवेशन है या स्पर्म इंडक्शन है जो कि इस पूरी प्रोसेस में जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कैल्शियम आयन का ही मेन रोल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया और इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पकड़ना था यहाँ पर, और इन स्पर्म इंडक्शन एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम आयन, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही है। The additive nature of a genetic map as suggested by Alfred Sturtevant and T.H. Morgan is possible if there is। अब यहाँ पर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट और मॉर्गन, स्टर्टेवेंट एंड मॉर्गन की जो एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक मैप है ये कब आपका पॉसिबल हो सकता है इन चारों कंडीशंस में से। अगर कौन सी कंडीशन है जो इस वाली जो जेनेटिक मैप की जो कंडीशन इसको पॉसिबल करने, एडिटिव नेचर को इजीली आपका कैरी ऑन कर सकता है। नो इंटरफेरेंस इन क्रॉसओवर, अगर क्रॉसओवर में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं है उस टाइम पे हो सकता है, या फिर कंप्लीट इंटरफेरेंस है क्रॉसओवर में, पार्शियल इंटरफेरेंस है इन क्रॉसओवर में, या फिर वेरिएबल इंटरफेरेंस है क्रॉसओवर में ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डिस्टेंसेस। तो आपको जैसा अगर पता हो कि एडिटिव नेचर तब होता है जब 2 तरीके के जो 2 एलील से आपस में इंटरफेयर करते हैं और वो कुछ ज्यादा ही मतलब उसमें इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा ही लेवल पे अगर हाई हो तो उस टाइम पे एडिटिव नेचर शो होता है। तो इंटरफेरेंस क्रॉसओवर में शो नहीं होगा, ये तो बात बिल्कुल भी गलत है। पार्शियल इंटरफेरेंस होगा तो इसकी मदद से एडिटिव नेचर होगा, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है। वेरिएबल इंटरफेरेंस की कुछ चुन करके कुछ जेनेटिक डिस्टेंसेस पे आपका इंटरफेरेंस शो करेगा तो एडिटिव नेचर तो हो ही नहीं सकता इस तरीके से, वहां पे तो आपका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सही ऑप्शन जो आपका है वो कंप्लीट इंटरफेरेंस इज द करेक्ट आंसर इन द क्रॉसओवर एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। Complete interference in crossover is always responsible for the additive nature of a genetic map, which is suggested by the Alfred Sturtevant and the T.H. Morgan is possible if the complete interference in crossover. So the correct option is B, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पीसीज रिचनेस किस मेथड से मेजर की जाती है। यहाँ पर आपको स्पीशीज की जो रिचनेस होती है किसी भी एक एरिया में, आपका पर्टिकुलरली स्पीशीज रिचनेस कितनी ज्यादा है उसको मेजर करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो आपको बताना है यहाँ पर।
abundance of a species in an area, number and the abundance of species in an area, number of species in an area, या the densities of species in that area. तो इन चारों में से आपको कौन सा सही ऑप्शन लगता है कि जो स्पीशीज रिचनेस को इजीली मेजर करने के लिए यूज किया जाए? नंबर और एबंडेंस दोनों साथ में हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो जरूरी है नहीं। नंबर ज्यादा होता है तो स्पीशीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिचनेस में उसमें ज्यादा नहीं है। स्पीशीज रिचनेस तो तब होती है कि जब किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर हाई हो, वहां पर उनकी क्वालिटी ऑफ स्पीशीज रिचनेस में नहीं मैच की जाती है। तो एबंडेंस तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और एबंडेंस इन स्पीशीज, क्वालिटी अगेन, तो क्वालिटी ये क्वांटिटी में नापने वाली जो यूनिट है स्पीशीज रिचनेस, तो क्वालिटी वाली जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो एबंडेंस जहां पर भी है, चाहे डेंसिटी हो चाहे एबंडेंस हो, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। तो अगर किसी भी स्पीशीज का पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अगर हाई नंबर में है तो उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया में उस स्पीशीज की जो रिचनेस है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ चलते हैं अब हम नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ये बढ़ चलते हैं अब हम दूसरे तरफ तो अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लोरोफिल इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपको अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग, क्लोरोफिल के रिगार्डिंग में जो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। Chlorophyll A has a CH3 group or methyl group in its porphyrin-like ring structure. Chlorophyll B has aldehyde group in its porphyrin-like ring structure. Only chlorophyll A but not chlorophyll B has a magnesium ion coordinated at the center of the porphyrin-like ring structure. The long hydrocarbon tails of chlorophyll anchors them in the photosynthetic membrane. इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो क्लोरोफिल ए मिथाइल ग्रुप होता है उसके पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर में, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे लिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लोरोफिल ए में आपका मिथाइल ग्रुप होता है इसकी पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर में, और मिथाइल ग्रुप आपका पोरफायरिन स्ट्रक्चर में होता है। अगर आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें चारों तरफ आपको मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं और बीच में मैग्नीशियम आयन अटैच होता है, तो मिथाइल ग्रुप तो होता ही है उसमें। तो पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर किसी भी फोटोसिंथेटिक कंपाउंड में आपका पोरफायरिन रिंग है जो कि इजीली लाइट को कैप्चर करने के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होता है, तो पोरफायरिन रिंग में मिथाइल ग्रुप तो होता ही है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है। क्लोरोफिल बी हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन रिंग, तो अगेन सही बात है। क्लोरोफिल बी में आपका मिथाइल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। क्लोरोफिल ए में आपका सिर्फ मैग्नीशियम आयन होता है लेकिन क्लोरोफिल बी में नहीं होता है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो बोल रहा है कि क्लोरोफिल ए में तो मैग्नीशियम आयन है लेकिन क्लोरोफिल बी में नहीं है, और अगर आप पोरफायरिन रिंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्लोरोफिल ए और बी या सी कोई भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल हो, सब में मैग्नीशियम आयन मेजर रोल प्ले करता है फॉर अटैचिंग द लाइट फोटॉन्स विद द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आपको पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम आयन देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना था और यहाँ पर यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है क्योंकि आपका जो क्लोरोफिल बी है उसमें तो मैग्नीशियम आयन नहीं है लेकिन क्लोरोफिल ए में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है सब में आपको मैग्नीशियम आयन होता है, जहां पर भी पोरफायरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सब में आपका मैग्नीशियम आयन रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका डेवलपमेंटल से ही है।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो प्लानेरिया का रीजनरेशन है उसमें जो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है, चाहे वो नोटम हो, WNT पाथवे के लिए ERK हो, तो इन सब की इनिबिशन और उससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज इंटरेक्शन वर मेड when notum expression is knocked down the anterior facing blastema is still form a head। नोटम के एक्सप्रेशन को अगर नॉकडाउन कर दिया जाए तो क्या ब्लास्टेमा का जो हेड फेसिंग वाला, एंटीरियर फेसिंग वाला स्ट्रक्चर है वो हेड फॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हेड के फॉर्मेशन के लिए नोटम जो जीन है, ये ब्लू कलर से यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। तो ये जो एंटीरियर पोर्शन है, इस एंटीरियर पोर्शन में आपका नोटम ही सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि नोटम के एक्सप्रेशन को अगर नॉकडाउन कर दिया जाए तो एंटीरियर हेड जो ब्लास्टेमा फॉर्मेशन करता है हेड की, उसको वो इनहिबिट कर देगा। उसको आप मतलब नोटम की एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देंगे तो भी क्या हेड बनेगा? तो ये गलत है, क्योंकि नोटम ही जरूरी है हेड के फॉर्मेशन के लिए। वहीं पर अगर ये बोला जाए कि नोटम का एक्सप्रेशन अगर पोस्टीरियर एंड पे कर दिया जाए तो क्या प्लानेरिया में 2 हेड हो जाएंगे? ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि नोटम हेड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लानेरिया के रीजनरेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको नोटम जो जीन होता है वो हेड फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। तो नोटम अगर पोस्टीरियर एंड पर भी हम एक्सप्रेस कर देंगे तो वहां पर 2 हेड देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पोस्टीरियर एंड पर भी और एंटीरियर एंड पे भी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। When WNT pathways block, the resulting planaria will have the head on both hands। तो ये बात सही है, क्योंकि WNT का जो पाथवे है ये टेल का फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। तो WNT को अगर ब्लॉक कर देंगे तो दोनों तरफ हेड हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ ERK इनहिबिट द हेड स्पेसिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ERK जो है वो अगेन मैंने आपको बताया कि एंटीरियर रीजन में हेड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ERK को इनहिबिट कर देंगे तो हेड का स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हेड ही फॉर्मेशन होता है। अगर उसके मतलब ERK को इनहिबिट कर देंगे तो हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ERK इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेड फॉर्मेशन। तो डी और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी आपके 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो हो रहा है। इस ग्राफ में जो ट्रैजेक्टरी शो हो रही है A to D, इसके बेसिस पे आपको जो ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज में जो मेजर ड्राइवर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, जो कि आपको इस ग्राफ के जिस बगल में यहाँ पे शो हो रहा है। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इन चारों मेजर ड्राइवर को, जो कि इन्वायरमेंटल चेंज में आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनसे इजीली डिपिक्ट कर सकता है, इनको इजीली डिपिक्ट कर सकता है। तो अगर ये जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा देख करके समझना होता है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट अगर आप ये ध्यान से देखें तो इसमें जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है सबसे ज्यादा, अगर लैंड एरिया तो इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में आपका फर्टिलाइजर यूज अगर इंक्रीज कर देंगे तो बाकी के देखिए ये जो चीजें सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से बाकी 3 जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज अगर सबसे ज्यादा करेंगे तभी तो बाकी चीजें कम हो रही हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर की वजह से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन है वो लो हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लैंड एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारे लिए थोड़ा टॉक्सिक होते हैं, मॉलिक्यूल टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर फर्टिलाइजर का यूज सबसे ज्यादा बढ़ता जाएगा तो एक टाइम पर आने पर आपके लैंड एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, हर चीज डिक्रीज हो जाएगी। सो ये जो ग्राफ है ये इजीली आपका A with 4 and B with 3, C with 2 and D with 1 इजीली मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो आपको ABCD करके मैच कराने थे, और सबसे
आसान से आप देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर के यूज अगर इंक्रीज करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप घट जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आपका बिहेवियरल कॉग्निटिव रिस्पॉन्स का, ये आपका एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें बिहेवियरल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे बताना है कि ऑर्गेनिजम्स में इन्वायरमेंटल क्यूज में फाइनली ट्यून्ड है। तो आपको जो हार्मोन्स है उससे रिलेटेड आपको जो मैच कराना है कि उस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या रोल होता है और किस तरह का रिस्पॉन्स वो शो करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अगर आप कॉर्टिसोल को मैच करें तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। कॉर्टिसोल अगर आपने पढ़ा हो तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, शो करता है बॉडी के अंदर। कहते हैं कि जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है तो उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। तो कॉर्टिसोल ए का 3 से मैच हो जाएगा। रही बात एड्रेनलिन की, तो ये आपका फाइट या फ्लाइट सिचुएशन आपकी मैनेज करता है। तो एड्रेनलिन आपका जो हार्मोन है ये आपका फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन को मैनेज करता है कि अगर किसी इंसान के अंदर एड्रेनलिन का अगर कंसंट्रेशन हाई है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और अगर किसी के अंदर एड्रेनलिन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर वो लो होता है तो आदमी थोड़ा सुस्त रहता है उस टाइम पे। तो फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स है ये आपका एड्रेनलिन से आपका रेगुलेट किया जाता है। और कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को टॉलरेट करता है। मेलाटोनिन जहां तक है वो आपको पता ही होगा कि स्लीप वेक साइकिल में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से आपको नींद ज्यादा आती है, और डोपामीन की मदद से आपका मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए विथ 3, बी विथ 4 और सी विथ 2 और डी विथ 1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये अभी रिसेंट 2023 का क्वेश्चन है। शाम वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डायग्राम बिलो डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ लैंड प्लांट विद सम ऑफ द एपोमॉर्फीज। ये आपका डाइवर्सिटी वाली यूनिट से आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें आपको जो ग्राफ है ये पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये आपकी फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसमें आपको एपोमॉर्फीज, लिस्ट ऑफ एपोमॉर्फीज यहाँ पर शो हो रही है, और इसको पर्टिकुलर आपको इस फाइलोजेनेटिक ट्री से मैच कराना है। तो ए बी सी डी जो इस एरिया में है यहाँ पर आपको मैच कराना है कि ये कौन सा इवेंट है जो आपका फाइलोजेनेटिक टाइम में, आपका फाइलोजेनेटिक ट्री में उस टाइम पर ये शो हो रहा था। तो एपोमॉर्फीज विद देयर पोजीशन ऑन द ट्री इज करेक्टली मैचेस विद द ऑप्शन ए। A3 ए के टाइम, मतलब ए पर आपका जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ क्यूटिकल शो हुआ था तो उस समय आपका आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हुआ था, और स्पोरेंजियम के इलेक्टर से पहले आपका ऑयल बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस तरीके से आपका ए और बी दो ऑप्शन मैच हो गए। तो ए मैच विद 3rd एंड बी मैच विद 2। सो बाकी के ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया फॉर द अपकमिंग दिसंबर 2023 CSIR नेट यूजीसी एग्जामिनेशन। और आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए, अपने जो अभी तक आपने सीखा है उसको एनालाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा। आपको इस क्वेश्चन से इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ अब इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ, और आने वाले सेशन में आपके साथ हम दो और नए क्वेश्चंस के साथ नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।